नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में बीजेपी महिलाओं का मोर्चा इकट्ठा कर रही है, ताकत जुटाने की कोशिश कर रही है। आधी आबादी को साथ लेकर एक के बाद एक लगातार बैठकें हो रही हैं। वहीं कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गारंटी जो देने का सिलसिला है वो लगातार बढ़ा रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि शहरी रोजगार गारंटी जो थी उसके बाद अब ग्रामीण रोजगार की कैसे गारंटी दी जाए, इसके लिए भी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इसको लेकर चुनाव से पहले निश्चित रूप से राजनीति होगी और इन सब के बीच सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इस चुनाव में 2023 के चुनाव में लहर किस मुद्दे पर कौन सा राजनीतिक दल बनाने में कामयाब होगा। अभी तक लहर वाला माहौल तैयार हुआ नहीं है, लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा माहौल बने, बहुत सारे प्रयास दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से, सरकार मौजूदा जो है उसकी तरफ से जो किए जा रहे हैं, उसके बीच प्रधानमंत्री खुद राजस्थान के चुनाव की कमान संभाल चुके हैं। अब फिर प्रधानमंत्री की यात्राओं का सिलसिला शुरू होने वाला है। उससे पहले राजस्थान में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कितना दम दिखा पाएगी। आज हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। राजीव तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, वेद माथुर, आर्थिक मामलों के जानकार, वित्तीय विशेषज्ञ हैं। साथ ही हमारे साथ पौरुष भारद्वाज, कांग्रेस के प्रवक्ता है। उपेन यादव जुड़ेंगे जो कि बेरोजगार संघ से जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ कृष्ण कुमार प्रवक्ता जो हैं वो जुड़ेंगे बीजेपी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत पौरुष भारद्वाज जी आपसे ही करना चाहेंगे। अब मुख्यमंत्री, नई तैयारी, नई घोषणा, हर दिन एक इवेंट राजस्थान सरकार की तरफ से आजकल आयोजित किया जा रहा है। कभी बिड़ला ऑडिटोरियम में, बिड़ला ऑडिटोरियम इवेंट डेस्टिनेशन बन गया है, वो भी सरकार का। पौरुष भारद्वाज जी। जी, मैम देखिए, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि जो पहले शहरी रोजगार योजना जो लागू की गई थी और ग्रामीण जो रोजगार योजना जिसको हम नरेगा कहते हैं, उसके हमारे द्वारा दिन बढ़ाए गए हैं। निश्चित तौर पे आप देखिए, आप इस बात को देखेंगे कि शुरू में जो हमारे मुख्यमंत्री जी का जब पहला कार्यकाल था 98 से लेकर 2003, तब नरेगा की योजना सर्वप्रथम राजस्थान से ही शुरुआत हुई थी इस चीज की। और जब राजस्थान में इसके सफल नतीजे देखे गए तो उसके बाद में इसको केंद्र सरकार जो कि यूपीए 1 थी, यूपीए उसने इसको अडॉप्ट किया और वो ये रोजगार पूरे देश में इतनी फेमस हुई कि ये देश की आर्थिक क्रांति में एक बहुत महत्वपूर्ण एक योजना साबित हुई। आप देखिए, इस योजना के आने के बाद में जो हमारा एक आर्थिक चक्र है, जो रुपए का रोटेशन है नीचे से लेकर के ऊपर तक, वो रोटेशन चला। आम गरीब की, आम किसान की जेब में पैसा आया, उसने जाकर के बाजार में छोटे दुकानदार के पास पैसे खर्च करे, फिर उनके माल की डिमांड बढ़ी, फिर वो डिमांड इंडस्ट्री तक गई, और इंडस्ट्री के बाद में आप देखिए पूरे देश में जो है कि फाइनेंशियल एक रोटेशन सिस्टम शुरू हुआ, और वो इतना बढ़िया तरीके से हुआ कि उसका दूरगामी परिणाम देखा जाए तो आप देखिए कि है ना, अब हमने सामाजिक तौर पे हमने सबने देखा कि जो लोग है मनरेगा ना, का ही नाम बदलकर, मनरेगा का ही नया नाम देकर, चुनाव से पहले नया स्वरूप देकर, या फिर युवाओं को आकर्षित करने की जो कोशिश है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, वो चुनाव से जस्ट पहले ये जो प्रयास याद आया 4.5 साल बाद, वो जनता जरूर पूछेगी। और अगले 3 महीने में कितने लोगों को, अब तो अगर कहा जाए तो 3 महीने का समय भी उस तरह से बचा नहीं है, क्योंकि सितंबर शुरू होने वाला है, अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी। बहरहाल मुद्दा ये है कि युवाओं को रोजगार किस तरह से दे पाएगी राजस्थान सरकार, और अभी तक कितने युवाओं को रोजगार मिला। युवा रोजगार से जुड़ा हुआ एक चेहरा है जिसका नाम है उपेन यादव, इस वक्त हमारे साथ है। उपेन लगातार कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं युवाओं को एकजुट करने की, मुद्दों को उठाने की और युवाओं में लगातार बने रहने की। उपेन यादव, राजस्थान सरकार के अब तक प्रयास जो हैं रोजगार के, जितने लोगों को रोजगार मिला है, क्या चुनाव में ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए मददगार होगा? युवा साथ आएंगे उनके? कुछ ऑडियो जी। इश्यू है उपेन यादव जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं हमारे दर्शक, हमारे पैनलिस्ट जो हैं, इसलिए प्लीज इसको रिजॉल्व करिए। एक बार गाड़ी को रोकिए, साइड में ऐसी जगह पर आइए जहां नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं हो, हम आपको वापस कनेक्ट करते हैं। कृष्ण कुमार जी, जी। गारंटी देने की बात अब देश के प्रधानमंत्री भी करने लगे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत युवाओं को साथ लेने की हर दिन नई कोशिश करते हैं। विजन 2030 अब जो है वो ग्रामीण युवाओं को रोजगार गारंटी की बात मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है, तैयारियां चल रही हैं। हर दिन नई योजना का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री कर रहे हैं।
युवाओं को साथ लेने में राजस्थान के मुख्यमंत्री बढ़त ले रहे कृष्ण कुमार जी? ऐसा कहीं नहीं लगता कि राजस्थान के मुख्यमंत्री युवाओं को साधने में बढ़त ले रहे हैं। ईमानदार बात तो यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने युवाओं को बेरोजगार भत्ते का जो लॉलीपॉप पिछले चुनाव से पहले घोषणा पत्र में दिया था, वो तो कहीं ठहरता नहीं है। युवाओं का विश्वास तो इस सरकार से पूरी तरह उठ गया है। जितने प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, सबके पेपर लीक हुए हैं। सरकार के साथ साझा करके कुछ नेता और कुछ ब्यूरोक्रेट युवाओं को लूटने का काम कर रहे हैं। युवा उनके साथ सधने की स्थिति में नहीं है आज। जी, साथ नहीं ले पाएंगे। आरोप लगाना विपक्ष का काम है, जिम्मेदारी है, लेकिन आप क्या करेंगे युवाओं के लिए और आपकी सरकार ने क्या किया, ये भी एक सवाल है। बहरहाल राजीव तिवारी जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोशिशें जो है वो लगातार कहीं ना कहीं दस्तक देने की है। चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से वो एक के बाद एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और बड़े अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। सवाल ये है, मुद्दा ये है, रूरल ग्रामीण स्तर तक जो प्रयास उनका अब पहुंचने का है, कितनी संभावना अब आखिरी समय में आप देख पाते हैं राजीव तिवारी जी? ऑडियो ऑन करिए सर। अच्छी बात है अगर किसी को रोजगार मिलता है, इसमें कोई खराबी बात नहीं है, लेकिन इसका समय जो है, अब 100 दिन भी नहीं बचे हैं, मुश्किल से 1.25 महीने में आचार संहिता लग जाएगी। तो कितनी तैयारी के साथ कितने लोगों को रोजगार दे पाएंगे, ये एक बड़ा वो है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना को लागू करने वाले हैं। उसके लिए 85,000 करोड़ का इन्होंने बजट भी 80 करोड़ रुपए का बजट भी इन्होंने स्वीकृत किया है, और आदिवासी क्षेत्रों पर विशेष रूप से उन युवाओं को वो अलग से रोजगार उपलब्ध कराने की प्रयास कर रहे हैं। और अगर इस दौरान, वैसे तो 2,500 या 3,000 लोगों के रोजगार की बात है, अगर वो 1,000 लोगों को भी उस इलाके में रोजगार दे देते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो अलग अलग जो कामों में अगर 2-2 हजार 2,500 रुपए का लाभ रोजगार मिलता है लोगों को, तो इससे निश्चित रूप से चुनाव में कहीं ना कहीं उनको युवाओं का विश्वास जीतने में मदद मिलेगी। लेकिन वो इस पर डिपेंड करेगा कि कितने लोगों को वो रोजगार उपलब्ध करा पाते हैं, या ऐसा ना हो कि इस योजना के ऊपर भी कहीं ना कहीं जब तक की प्रिपरेशन हो ये हो और वो आचार संहिता लग जाए, तो इस पर इनको तत्काल, जैसे कि जिले बनाने में अच्छा उन्होंने चुनाव से पहले ही 2 महीने पहले उन्होंने कार्य कर दिया। तो राजीव तिवारी जी, जिस मोड में सरकार इस वक्त काम कर रही है, अगर राहुल गांधी ने चुनाव से पहले 1, 2, 3, 4, 10 गिनाए थे दिन, और उसके बाद 10 दिन बाद सरकार उसी मोड में काम करती, तो आज राजस्थान की तस्वीर अलग नहीं होती? देखिए, चुनाव से पहले सारी सरकारें, जो भी राजनीतिक दल होते हैं, वो अपने अपने घोषणा पत्र में बहुत सारे लुभावने वादे करते हैं, लेकिन आप पिछले, जब से भारत आजाद हुआ है और आज तक, आप किसी का भी घोषणा पत्र, जो भी सरकार में आई पार्टी, उसका उठाकर देख लें, 100% तो क्या 60% भी लागू नहीं हो पाता। अगर गहलोत साहब वो जो 10 वादे गिनाए थे कि किसानों के कर्ज माफ हो जाएंगे, इतने रोजगार दे देंगे, इतने और दूसरे महिलाओं को सुविधाएं हो जाएंगी, तो उसमें से काफी कुछ हुआ है, लेकिन पूरी चीज तो वो ना तो संभव है करना, वो ये बात पब्लिक भी जानती है। लेकिन जितने लोगों तक अगर वो पहुंच पाते हैं, और ये चुनाव के अंतिम मौके पर भी जो इनको अंतिम अवसर मिला है ये अभी करने का, तो उसमें अगर कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि क्योंकि आप देखिए यूपी के चुनाव में भी बीजेपी ने आखिरी मौके पे बहुत सारी घोषणाएं करी थी, बहुत सारे रोजगार के वादे किए थे, मुफ्त में अनाज बांटने के वादे किए थे, और उसका जो गरीब तबके का मतदाता है उस पर बड़ा असर हुआ था। और इसी वजह से आप देखिए कितनी बड़ी सफलता बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिली थी।
लेकिन वही सारी चीजें कर्नाटक में फेल हो गई, हिमाचल में फेल हो गई। तो अब मतदाता को तात्कालिक लाभ कितना दे पाते हैं ये, इस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। निर्भर करेगी निश्चित रूप से। वेद माथुर जी, अर्थव्यवस्था राजस्थान की, प्रदेश की या किसी भी प्रदेश की, हम कई बार इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। चुनाव से 1.5 महीने पहले जो 80 करोड़ का ये जो बजट रखा गया है, ऐसे में इस बजट का पहला तो ये कि ये बजट पर जो फाइल चलती है फाइनेंस में, तो 1.5 महीना तो फाइल को अप्रूव होकर आगे आने में लग जाता है। तो क्या ये पैसा चुनाव से पहले जो राजनीतिक दलों द्वारा बांटने की कोशिश होती है उसका हिस्सा तो नहीं बन जाएगा? रोजगार शब्द एक तरह का नारा बन गया है। जिस तरीके से गरीबी हटाओ एक फर्जी नारा था, उसी तरह एक ये नारा बन गया है। देखिए, रोजगार की समस्या के 3 पहलुओं की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला पहलू तो यह है कि इस समस्या का तत्काल निदान स्किल डेवलपमेंट से है, कौशल विकास से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5-7 साल पहले इसकी चर्चा की थी, लेकिन अब वो स्किल डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार 5 सालों में इस दिशा में कोई खास काम नहीं कर पाई, और राजस्थान सरकार है उसका तो विषय ही नहीं है। तो जो उसकी रोजगार की समस्या की जहाँ चाबी है वो है स्किल डेवलपमेंट, उसकी और किसी का ध्यान नहीं है। देखिए, आज लोग जिस तरीके सरकारी नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन 150 करोड़ की जहाँ आबादी हो वहां सबको सरकारी नौकरी देना संभव ही नहीं है। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल अपने मुंह से बात नहीं कहता, उल्टा वो रोजगार के नाम पे भ्रमित कर रहा है। और जो उनके करने वाला काम है स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जरूर उस पर उनको फोकस करना चाहिए। दूसरा पहलू है वो लॉन्ग टर्म है, वो है परिवार नियोजन। जब तक आप बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने की बात नहीं करेंगे, दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मुख्य दल जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह इस समस्या को जिस तरीके से एड्रेस किया जाना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि रोजगार सामाजिक उपयोगिता से जुड़ा हुआ है। आज यदि सामाजिक उपयोगिता कुक की है, या बच्चों को संभालने वाली नैनी की है, या अच्छे टेलर की है, अच्छे कारपेंटर की है, तो उस दिशा में जो लोग स्किल्ड होंगे वो लोग अपने आप रोजगार पाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अजमेर से मैं बिलोंग करता हूँ। अजमेर में एक भोलाराम खाती हैं, तो मैं उनके पास गया, मैंने एक सर्वे किया कि अजमेर में सबसे अच्छा कारपेंटर कौन है, तो किसी ने कहा कि भोलाराम खाती है। तो मैं उनसे मिला, मैंने उनसे कहा जी मैं आपको पूरा अमाउंट एडवांस आज ही दे रहा हूँ, आप मेरा काम करिए। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर माथुर, आप जो एडवांस दे रहे हैं मुझे 6 महीने बाद दे देना, लेकिन 4 महीने तक मैं फ्री नहीं हूँ। तो एक अच्छा टेलर, अच्छा कारपेंटर, अच्छा कुक अवेलेबल नहीं है। हम में से सारे लोग जिस दिन किसी इलेक्ट्रीशियन की जरूरत होती है, कारपेंटर की जरूरत होती है, इवन अच्छे टेलर की जरूरत होती है, तो हमें नहीं मिलता। तो ये सब नहीं मिलते, इसलिए नहीं मिलते कि स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे यहाँ जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण आयाम है रोजगार से जुड़ा हुआ, वो है कि सरकारी नौकरियों में जब भर्ती होती है, चयन होता है, तो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। अब राजस्थान में जिस तरह पेपर लीक कांड हो रहे हैं, जिस तरह राजस्थान लोक सेवा आयोग के मेंबर भ्रष्टाचार व पेपर लीक से जुड़े होने के कारण गिरफ्तार हो रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि सरकारी तंत्र में जो नौकरियों की भर्ती हो रही है उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, और इसमें पूरी तरह से चीटिंग का काम है। सब इंस्पेक्टर की अभी एक परीक्षा हुई थी, उसमें करीब 100 से 200 लोग एक ही जिले के हैं, ये असंभव है, वो भी एक छोटे से पिछड़े जिले से। दूसरी बात, लोक सेवा आयोग के एक रिटायर्ड सदस्य है, उनका बेटा और बेटी दोनों सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पास हो गए, ये एक संयोग नहीं हो सकता है। तो जो सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी प्रक्रिया ही आपकी करप्ट है। तो आपकी जो व्यवस्था है वो करप्ट है, आप सही इश्यूज को एड्रेस करना नहीं चाह रहे हैं, और आप गुमराह कर रहे हैं जनता को। की वजह से मैं आपको आपने क्या आखिर की जो आपकी लाइंस थी वो मैं सुन पाई थी, लेकिन कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है और वो बहुत वाजिब सही बात है कि हमारे यहाँ पर
जो स्किल डेवलपमेंट के लिए कि राजस्थान में तो बाकायदा यूनिवर्सिटी बनाई गई पिछली बार वसुंधरा राजे सरकार में, लेकिन इस बार उस यूनिवर्सिटी में एक कदम भी काम नहीं हुआ, 1 लाख रुपया का काम नहीं हुआ, एक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। जो बच्चे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं कुछ नहीं पता, बस यूनिवर्सिटी बंद नहीं करेंगे, सरकार का ये स्टेटमेंट आया। इसके बाद स्किल यूनिवर्सिटी में कोई काम नहीं हुआ, जबकि स्किल यूनिवर्सिटी में बहुत काम हो सकता था और बहुत जरूरत है। बहुत छोटा सा उदाहरण आपने अपने कारपेंटर का दिया, ऐसे उदाहरण हमारे देश में भरे हुए हैं और हमारे पैनलिस्ट सभी इस बात से सहमत होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि जो लहर बनाने की कोशिश, लहर बनाने का प्रयास चुनाव से पहले होता है, क्या हमारी जनता, हम आम आवाम, अब समय आ गया है और अगर हम इस तरह की चर्चाएं रोज करते हैं और इसको हमारे यूथ पीढ़ी जो है वो वाकई में सुन ले, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि युवा जो है वो दिन भर इंस्टाग्राम की रील्स में ही व्यस्त है, उसे न्यूज चैनल्स, अपने आसपास क्या हो रहा है, सरकार की कौन सी स्कीम्स है जो उसके लिए बनी है, उन स्कीम्स में अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है। उपेंद्र यादव हमारे साथ वापस अगर जुड़ रहे हैं तो उपेंद्र यादव जैसे कुछ लोग हैं जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ साथ भी कुछ प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बाद भी फैक्ट शीट की जब बात आती है, पौरुष भारद्वाज जी, फैक्ट शीट पर हम जब चर्चा करते हैं तो एक जिसमें मैं वेद माथुर साहब आपके पास भी वापस आकर ये एक बहुत ही बड़ा विषय है। सरकारें कहती है हमने इतने लाख रोजगार दिए, हमने इतने करोड़ रुपए लगाए, हमने इतने हजार घर बनाए, लेकिन ग्राउंड पे स्थिति वो नहीं होती है और इसीलिए ऐसे हालात हैं। इसीलिए अपराध को लेकर आज भी मुख्यमंत्री को बैठक करनी पड़ रही है, कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। पौरुष भारद्वाज जी, सवाल ये है कि ये योजना जो आप रोजगार की गारंटी ग्रामीण युवाओं को देने वाले हैं, इसे कब लागू करेंगे और कितने लोगों तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि आचार संहिता लगने में महज 45 दिन बाकी है। देखिए मीना जी, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले जो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र ने जो बात कही और वेद पारिक जी ने जो बात कही और जो इन्होंने बात कही, मैं इनके बारे में थोड़ा सा कोट करना चाहूंगा। मैं आपको इस बात को ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जैसा कि वेद पारिक जी ने कहा कि ये ना कौशल विकास की जरूरत है, तो मैं इनका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान सरकार का जो युवा और खेल मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत कौशल विकास का ऑलरेडी प्रोग्राम चलाया जा रहा है और जयपुर में झालाना डूंगरी एक स्थान है, वहां पर इसका ऑफिस बहुत बड़ा वहां पर है और वहां पे आईएएस लेवल का अधिकारी। ऑफिस में आप जी जी मैं जा जी 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 बिल्कुल मीना जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। देखिए, जो कौशल विकास के बारे में आप कह रहे हैं, ऐसी बहुत सी निजी संस्थाओं को हमारे द्वारा चयनित किया गया और उनके अंदर आवेदन जो होते हैं वो नगर निगम के द्वारा उनके आवेदन दिए जाते हैं। उनमें जो आपने बात की टेलरिंग की, कंप्यूटर की, प्लम्बिंग की और है ना कंप्यूटर हार्डवेयर की, मोबाइल रिपेयरिंग की, इस तरह की ट्रेनिंगों के लिए हमारे द्वारा बाकायदा आवासीय छात्रावास तक बनाए गए हैं। और देखिए, वहां पे दिन में 3 बार उनकी अटेंडेंस होती है, सुबह अटेंडेंस होती है, शाम को अटेंडेंस, दिन में अटेंडेंस होती है और रात को अटेंडेंस होती है। दोनों टाइम का उनका खाना और जो भी सारी चीजें जो छात्रावास में अवेलेबल कराई जाती है वो सब हमारी सरकार के द्वारा करवाई जा रही है। मुझे दुख इस बात का है कि पैनलिस्ट में बैठे हुए लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। दूसरी बात ये कहना, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा कि साहब हमारे यहाँ तो सब कुछ हो गया, हमने तो पौरुष भारद्वाज जी, जानकारी क्यों नहीं है? आप जानकारी देने के लिए यहाँ बैठे हैं तो दुख नहीं, निश्चित तौर पे नहीं बिल्कुल मैं आप लोग में खूब पैसा लगा लिए, प्रचार मैं आप लोगों लग रहा है, तो ऐसा क्यों? देखिए मीना जी, मैं एक बार अपनी बात कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपकी सारी बात का जवाब दूंगा। दूसरी बात देखिए, बात की गई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा कि भाई ये ना हमारे द्वारा जो है वो सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ाई गई, कोई रोजगार नहीं दिए गए। मैं इनका ध्यान दिलाना चाहूंगा इनके प्रधानमंत्री जी की ओर, जब उन्होंने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, तो परंतु उसकी दिशा में कुछ भी काम नहीं हुआ और उन्होंने पकौड़ा तलने को भी रोजगार बताया और नाले में से गैस निकालने को रोजगार बताया। जबकि हमारी सरकार के द्वारा क्या किया, हमारी सरकार के द्वारा क्या किया गया, मैं आपको आंकड़ों के साथ जानकारी देना चाहूंगा। जो हमारे द्वारा सरकारी नौकरियां दी गई, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1,65,056 हमारे द्वारा नियुक्तियां की गई है। परीक्षा परिणाम जो हमारे द्वारा जारी हो गए, जिनकी नियुक्तियां होनी शेष है 63,741। साक्षात्कार किए जाने जो हमारे द्वारा शेष है 1,017। परीक्षा हमारे द्वारा आयोजित की गई परंतु उनके परिणाम जारी करना शेष है वो 14,467।
42,601 की नौकरियों के हमारे द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर दिए गए हैं और 11,539 विज्ञापन हमारे द्वारा जारी किए जाने शेष हैं। देखिए, और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा निजी रोजगार की दिशा में, निजी रोजगार में हमारे द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा आपने एक 100 पिछले जानकारी 5 सालों जोड़ में दीजिए, 17 परीक्षा हुई, सबके पेपर लीक हुए। नहीं, आपकी जानकारी का मैं जवाब दूंगा। सुनिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा कि जो नियुक्तियां दे दी गई ना हमारे द्वारा, वो दे दी गई, वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। ये आपकी अनभिज्ञता है या फिर आप जनता को गुमराह, आप सिर्फ चुनावी फायदे के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं, इस बात की जानकारी आपको ज्यादा बेहतर होगी। दूसरी बात देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी 2018 में, उस समय आपके यहाँ पे 30,000 करोड़ का एक्सपोर्ट था, हमारे यहाँ पे बढ़कर के 72,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हमारे यहाँ पे हो गया। जब एक्सपोर्ट बढ़ा तो निश्चित तौर पर रोजगार भी बढ़े। और देखिए, हमारे द्वारा 100 के करीब रोजगार मेले आयोजित किए गए, उसमें 8 लाख युवाओं को निजी क्षेत्रों में हमारे द्वारा रोजगार दिया गया। हमारे द्वारा पकौड़े तलने की सलाह नहीं दी गई, हमारे द्वारा बाकायदा मेले आयोजित, सरकारी खर्चे में मेले आयोजित करवाए, रोजगार मेले, जिन्हें प्राइवेट कंपनियां आई और उसमें जो हमारे जो बच्चे कॉलेजेस में पढ़ रहे फाइनल ईयर में, उनको हमारे द्वारा उनको मोटिवेट किया गया कि आप उन फील्ड्स में जाइए और आप अपने आप के अनुकूल जो चीजें वहां पर रजिस्ट्रेशन कराइए। 8 लाख से ज्यादा रोजगार उनको निजी क्षेत्रों में हमारी सरकार के द्वारा सृजित किए गए। और आप देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा, आपके खुद के मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने कहा था, अभी आपको खुद को ध्यान होगा कि हमारी सरकार के, हम तो खाली बात कर रहे हैं, अगर सारे रोजगार जोड़े जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो आपके 1.25 करोड़ रोजगार नहीं बने अब तक, जबकि वादा आपका 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का था। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जनता को गुमराह मत कीजिए। आपकी रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती का क्या हाल है बताएंगे आप मुझे? अभी तक आपने उस चीज को क्लियर नहीं करी। पौरुष भारद्वाज जी, मेरे घर में खाना इसलिए नहीं बना क्योंकि मेरे पड़ोसी ने खाना नहीं बनाया। ये नहीं मैडम, मैं आंकड़े दे रहा हूँ, मैं केंद्र सरकार को जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। मैंने हमारी सरकार के तथ्य प्रस्तुत किए। और हम आप पर आरोप नहीं लगा रहे, राजस्थान का युवा लगा रहा है। नहीं, आप हमारे तथ्य सहित मैंने बात करी। आपके द्वारा बात की गई कि कौशल विकास की दिशा में कुछ नहीं किया गया। मैंने आपको बताया, आप जांच करके आइए। जालाना के अंदर IAS स्तर का अधिकारी बैठा रहता है हमने कौशल विकास के लिए। उपेंद्र यादव जी, जो पौरुष भारद्वाज जी ने तथ्य पेश किए हैं उसमें करीब 1.5 लाख नौकरियां। वेद जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, अब मैं उपेंद्र यादव के पास जाकर आपके पास आ रही हूँ। 1.5 लाख के आसपास नौकरी सरकारी बता रहे हैं और करीब 8 लाख के आसपास प्राइवेट नौकरी बता रहे हैं। कुल मिलाकर 1,65,000 मैम, 1,1,5,000 1.5 लाख नहीं, 1,65,000 मैं 2.25 लाख, 1,65,000। क्या 5 साल में एक राज्य में ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा युवाओं के लिए काफी है उपेंद्र यादव? देखो, मैं पौरुष जी को यह कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा भी बजट में 1 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा हुई थी, तो उनका विभाग वाइज कैलेंडर जारी क्यों नहीं हो पाया, क्यों विज्ञप्ति जारी नहीं हो पा रही? मैं पूछना चाह रहा हूँ, 48,000 पदों पर अध्यापक भर्ती, इन्होंने आंकड़ा नहीं गिनाया, मैं गिना दूं, आप थोड़ा करेक्शन सही कर लीजिए। 48,000 पदों पर अध्यापक भर्ती का परिणाम जारी होना है और फिर ज्वाइनिंग होनी है, आचार संहिता अक्टूबर में लग जाएगी। वहीं जो आपके वन रक्षक भर्ती का परिणाम जारी होना है, फर्स्ट ग्रेड का परिणाम जारी होना है, सेकंड ग्रेड का परिणाम जारी होना है, PTI सेकंड ग्रेड का परिणाम जारी होना है। तो कई ऐसी भर्ती परीक्षाएं हैं और चिकित्सा विभाग की रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग, कई भर्तियों का परिणाम जारी होना है, जो लगभग 1 लाख भर्तियां प्रकाशित है और 1 लाख नई भर्ती की घोषणा की गई थी, जिनकी विज्ञप्तियां जारी होनी है और जिनका भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी होना। हालात ये बने हैं पौरुष जी, आपने जो अध्यक्ष की घोषणा कर दी, लगातार हमने संघर्ष किया और आपने संघर्ष को माना और घोषणा की, इसका स्वागत हमने किया कि आपने अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सितंबर में 9 सितंबर और 17 सितंबर को एग्जाम है सूचना सहायक को जूनियर अकाउंटेंट की। जूनियर अकाउंटेंट का 15 गुना परिणाम जारी करना था, अभ्यर्थी को पता ही नहीं कि साहब 15 गुना में कौन पास हो गया और 17 सितंबर को एग्जाम में। तो कम से कम उन भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर तो जारी करो। मैं कह रहा हूँ वो नहीं होंगे, 9 और 17 सितंबर को एग्जाम नहीं होगी, मैं कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम कब होगी ये तो बताइए, कैलेंडर तो जारी करिए। तो ये सवाल उठ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप काम करिए, हम आपके साथ है, कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस साथ आ जाएंगे, काम तो करिए। मैं तो केवल वादा याद दिला रहा हूँ, ये भर्तियों की स्थिति याद दिला रहा हूँ। हम साथ है, फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग दीजिए, सेकंड ग्रेड की दीजिए, थर्ड ग्रेड को दीजिए। PTI वाले पिछले 7 दिन से PTI वाले बीकानेर निदेशालय के बाहर धरने पे बैठे हैं, बस वो कह रहे हैं कि हमें ज्वाइनिंग दे दीजिए। 1 साल पहले एग्जाम हुई थी, तो कम से कम ये चीज स्थिति स्पष्ट करें, ज्वाइनिंग देने का काम करें, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है वो
सरकार को माइनस में करने का काम करिए। जितना देरी होगी परिणाम में, कैलेंडर में, ज्वाइनिंग में, विज्ञप्ति में, उतना ही नुकसान सरकार का होगा। इसलिए मैं आपको ज्ञात करवा रहा हूँ, आज भी कर्मचारी चयन बोर्ड का हमें घेराव करना पड़ा, परिणाम निकालिए, कैलेंडर जारी करिए। तो ये चीज है, अब इस पे ध्यान दीजिए। युवा बड़ी ताकत है। राहत कैंप, शिविर सब ने आपने अच्छा किया, योजनाएं अच्छी है, लेकिन जो युवा में बड़ी भूमिका निभाएगा, तो युवा की तरफ ध्यान दीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। उपेंद्र यादव जी, सुझाव तो आपने सरकार को दे दिए, लेकिन मेरा सवाल तो ये था कि जो सरकार ने आंकड़े पेश किए हैं, कांग्रेस पार्टी ने जो इस वक्त सरकार के आंकड़े पेश किए हैं, क्या वो राजस्थान जैसे राज्य के लिए काफी है? आज 4.5 साल बाद उस आंकड़े पर अगर हम चर्चा करें, तो क्या राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के युवाओं को, करीब 9 लाख युवाओं को, प्राइवेट और गवर्नमेंट सब मिला के, उसका भी तथ्य सिर्फ जुबानी है, फैक्ट शीट तो आप मांगेंगे ना, अभी आप लाख की भी मांग रहे हैं, सरकारी वालों की भी और गैर सरकारी की, तो स्थिति क्या है मालूम नहीं। मीना जी, एक चीज तो मैं बताना चाहूंगा, अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की स्थिति भर्तियां निकालने में सही है, ये तथ्यात्मक सही है, लेकिन पेपर लीक की वजह से युवा दंश झेल रहे, वो सबसे बड़ी बीमारी है। हालांकि उम्र कैद का कानून लेकर आए हैं, उसके बाद सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है, उसमें शिकायत नहीं आई, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाना पड़ेगा। जो कानून आया उसको धरातल पे लागू करना पड़ेगा। भर्ती अन्य राज्य की तुलना में राजस्थान में अच्छी आई है, ये मानना पड़ेगा। हालांकि अब विरोध प्रदर्शन करते हैं सरकार के खिलाफ, गुजरात से लखनऊ तक जाते हैं, लेकिन जो सहयोगी मैं बोलूंगा, जहां अच्छा काम होगा मैं धन्यवाद भी देता हूं, लेकिन जहां गलत का विरोध करना है, तो सबसे पहले, चाहे बीजेपी बाद में मैदान में आती होगी, लेकिन उससे पहले विपक्ष की भूमिका हम निभाते हैं। लाठी हम खाते हैं, जेल हम जाते हैं, तो हम तो लगातार इनको वादे याद दिला रहे हैं। कई ऐसी भर्तियां हैं जिनके वित्तीय स्वीकृति, बिजली विभाग की, शिक्षा विभाग की, रोडवेज विभाग की फाइलें वित्त विभाग में पड़ी है, अनुमति नहीं मिल रही। अनुमति मिलेगी तभी तो विज्ञप्ति जारी हो पाएगी। संस्कृत शिक्षा विभाग में नियम संशोधन की फाइल पड़ी है। तो आप तेज गति से काम करवाइए, अन्यथा युवाओं का आक्रोश कांग्रेस सरकार को ले डूबेगा। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, भारी पड़ने वाला है। युवा बड़े रोल में रहेगा इस बार चुनाव में। बड़ी संख्या में इस बार युवा वोटर जो है वो बढ़ने वाले भी हैं राजस्थान में। वेद माथुर जी, आप कुछ कह रहे थे। मैम, मैं एक बात पे इस चर्चा को एक नया डायमेंशन देना चाहता हूँ। मेरे घर पे इस समय 4-5 तरह के लोग आते हैं। कुक आती है, एक नैनी आती है, कपड़े धोने वाले आती है, इस तरह 4-5 लोग आते हैं। क्या मैं भोंपू लेके अपनी कॉलोनी के अंदर घूमूं और एक एक आदमी को भोंपू पे बताऊं कि मैंने 5 आदमियों को रोजगार दे रखा है? मैंने उन 5 आदमियों पे एहसान नहीं किया है, वो 5 आदमियों की मुझे जरूरत है इसलिए मैंने रख रखा है। यदि सरकार टैक्स पेयर की आमदनी से 1 लाख शिक्षक रखती है, क्लर्क रखती है, पटवारी रखती है या दरोगा रखती है, तो बेरोजगारों पर या जनता पे एहसान नहीं करती। लेकिन इसको भी उन्होंने एक राजनीतिक वो बना दिया कि हमने इतनों को रोजगार दिया। मेरा सवाल ये है कि जो बेरोजगारों की फौज है, उसको क्या कौशल विकास हुआ? कांग्रेस के प्रवक्ता का ये कहना है कि आप झालाना डूंगरी में आप जाके देखिए, वहां एक कार्यालय है। जब मेरे जैसा आदमी जो कम से कम 10 घंटे इंटरनेट और अखबारों की दुनिया में रहता है, वो उसे नहीं पता है कि ऐसा कोई केंद्र चल रहा है, तो एक आम बेरोजगार को कैसे पता होगा? मैं सोचता हूँ किसी भी सरकार को ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हमने वहां पे पेयजल सप्लाई किया है, वहां पे सड़क बनाई, वो हमें दिखनी चाहिए। जब मैं अखबारों में विज्ञापन देखता हूँ सरकारों के, तो मुझे वाकई दुख होता है। यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो दिखना चाहिए। आज मैं मान लीजिए, मुझे जैसा मैंने कहा कि मुझे एक अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, मुझे वीडियो एडिटर चाहिए यूट्यूब की अपनी फिल्मों के एडिटिंग के लिए, तो मुझे लोगों द्वारा सुझाव आना चाहिए कि आप क्यों चिंता कर रहे हो? झालाना डूंगरी में एक केंद्र है, वहां से सैकड़ों लोग पढ़ के निकल रहे हैं, हर तरह की स्किल लेके आ रहे हैं। या साहब गहलोत सरकार की एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, वहां आप चले जाइए, वहां ढेर लोग आपको स्किल्ड मिलेंगे। तो वो समाज में ग्राउंड जीरो पे तो आपका काम नजर ही नहीं आ रहा है स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में। आप जो आंकड़ों की बात कह रहे हैं वो व्यर्थ है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। एक्चुअल स्किल डेवलपमेंट आपकी नहीं है। अभी एक एक्सपोर्ट की बात हुई, देखिए मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, ये चाहे कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, जब आप इस तरह से श्रेय लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, तो वाकई शर्म आती है मुझे। ये हिंदुस्तान में जो डेवलपमेंट हुआ है एक्सपोर्ट में और दूसरे सेक्टर्स में, ये लोगों की अपनी जिजीविषा है, उसमें सरकार का सपोर्ट नहीं है, लोगों की अपनी स्किल है और उनकी जिजीविषा है।
और आज भी जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो हमारे एक्सपोर्ट हैं वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, बहुत कम है हमारे एक्सपोर्ट्स। वो बढ़े, इसके लिए अगेन स्किल डेवलपमेंट चाहिए। आपका जो रॉ मटेरियल है वो उतना अच्छा नहीं है कि एक्सपोर्ट हो पाए। आप जो अनाज निर्यात करते हैं वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। आप जो फर्नीचर बनाते हैं उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता जितना होना चाहिए। उसकी स्किल डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं? उसमें हम सारे लोग जीरो हैं। लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो बेरोजगारी, स्किल डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा मुद्दा है और इस अकेले एक मुद्दे के ऊपर ये सरकार गिर सकती है बड़ी आसानी से, और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है विपक्ष को। और खास तौर से जब आपकी सरकारी नौकरियों की भर्ती में पारदर्शिता ही ना हो, पेपर लीक होना एक आम बात हो सकती है, कई दूसरे राज्यों में भी हुए हैं। लेकिन यदि पेपर लीक आपके मंत्री अपने रिश्तेदारों को करवा रहे हैं, आपके लोक सेवा आयोग के मेंबर्स खुद कर रहे हैं, गिरफ्तार भी हुए हैं, तो ये शर्म की बात है। तो इसमें ये अकेला मुद्दा पर्याप्त है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन ये है कि भाजपा का अपना रिपोर्ट कार्ड सही नहीं है इस दिशा में। नतीजा है कि जब वो बेरोजगारी की बात करते हैं तो उसको उतनी उस बात को पब्लिक गंभीरता से नहीं लेती। सचिन पायलट ने एक दिन की पदयात्रा निकाली थी अजमेर लोक सेवा आयोग से जयपुर तक की। मैं सोचता हूँ कि उस एक पदयात्रा ने जितना डैमेज किया कांग्रेस को, भाजपा नहीं कर पाई। कारण क्या, उनका अपना जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है वो उतना अच्छा नहीं है। तो ये जो आंकड़े हैं ना सर, आंकड़ों से किसी का पेट नहीं भरने वाला। अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म में आपको स्किल डेवलपमेंट को देखना होगा और लॉन्ग टर्म में परिवार नियोजन को देखना होगा। लेकिन चूंकि कांग्रेस अल्पसंख्यक वोटों के लिए हरदम एक अपीजमेंट करती है और कांग्रेस को अच्छी तरह पता है कि परिवार नियोजन का नाम लेते ही हमारे अल्पसंख्यक भाई विशेष तौर से नाराज हो जाएंगे, इसलिए कांग्रेस सरकार तो परिवार नियोजन का नाम गलती से भी नहीं लेती। तो इन मुद्दों को एड्रेस किए बिना सिर्फ आप आंकड़े गिनाते रहेंगे तो इतिहास के कूड़ेदान में चले जाएंगे। जी बिल्कुल। कृष्ण कुमार जी, पौरुष भारद्वाज जी ने जो आंकड़े पेश किए 5 साल में सरकार के युवाओं को रोजगार देने के, आप उन आंकड़ों को कैसे देखते हैं? और आपकी सरकार अगर आए तो आप अगले 5 साल में कितने युवाओं को रोजगार देने की स्थिति रखते हैं? क्या कोई आपने इसके लिए स्टडी की है? कोई मापदंड, कोई पैरामीटर, कोई योजना बनाई है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे दिल्ली में हो चाहे राजस्थान में हो, उसने अतीत में सिद्ध किया है कि युवाओं में उसके प्रति कोई बहुत बड़ा असंतोष नहीं था। सरकारी रोजगार, सरकारी नौकरी तो कुल आबादी का 1% 2% लोगों के बीच में ही रह जाता है। सच्चाई तो यह है कि जिस प्रकार का युवाओं के मन में हरेसमेंट है, उपेंद्र यादव जी बता भी रहे थे कि सबसे बड़ा है चीटिंग, धोखा, पक्षपात, और वो सारा सरकार प्रायोजित हो तो निश्चित रूप से युवाओं का आक्रोश इस समय कांग्रेस के खिलाफ है। राजस्थान की सरकार ने चाहे अपना समय होटल में आपस में लड़कर बिताया हो, लेकिन राजस्थान की युवाओं ने उससे संघर्ष सड़क पर किया है। भारतीय जनता पार्टी कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन युवाओं के संघर्ष में उसके साथ रही है। ये जो आंकड़े हैं, ये 5 साल में 1,65,000, समझ में आता है कि वास्तव में ऊंट के मुंह में जीरे जितना काम हुआ है और उसका श्रेय लेने की कोशिश हो रही है। लेकिन आप तो भी इसी को स्वीकार नहीं कर रहे थे। पेपर लीक में वो छुपे नहीं है किसी से। कृष्ण कुमार जी, आपके पहले के तीनों पैनलिस्ट इस बात से सहमत हैं कि ये आंकड़ा काफी नहीं है, इसलिए ये बात तो पूरी हो चुकी। अब उसकी आगे की बात है, वो ये है कि आप युवाओं को क्या योजना देते हैं कि अगर आपकी सरकार आती है तो अगले 5 साल में आप कितने युवाओं को सरकारी और कितने युवाओं को प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएंगे? अगर आपने आंकड़ा कोई तय किया है तो वो बताइए, और उस आंकड़े को कैसे पहुंचेंगे उस तक, उसकी योजना बताइए अगर आपकी कोई तैयारी चल रही है तो। निश्चित रूप से हमारा जो विजन है, हमारी शिक्षा की जो एक विसंगति है कि हमारी शिक्षा साक्षरता तक सीमित है। हमारी शिक्षा को अगर रोजगार आधारित बनाना है, स्किल आधारित बनाना है, तो उसके लिए नीति बनाई जा रही है। और शिक्षा में जिस प्रकार की विसंगतियां लगातार चली आ रही हैं, इस प्रदेश में उसे ठीक करने की योजना आगामी सरकार, अभी जो चुनाव हो रहा है उसके बाद हमारा जो अभी संकल्प पत्र आने वाला है, उसमें सारा विषय आपके सामने आने वाला है। आज आपको कुछ नहीं पता है, बीजेपी के लोगों को अभी जो कुछ कागज में लिख कर आ जाएगा, कुछ 4 लोग रिपोर्ट बना देंगे, कहीं कोई पार्टी में आपस में कोई चर्चा डिस्कशन कुछ होता नहीं।
कि भाई बैठ के एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी समझाया जाए, स्पोक्स पर्सन को भी बताया जाए कि भाई कम से कम इतना टारगेट करो। अब तो चुनाव के मैदान में आप लहर बनाने का काम करने जा रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री अब यात्राओं को अपनी बढ़ा रहे राजस्थान में, और आपसे एक बहुत ही सिंपल सीधा सरल सवाल पूछा कि कितने युवाओं को रोजगार देगी बीजेपी अगर सत्ता में आएगी। अभी तक तैयारी नहीं है। तो सब कुछ चुनावों से पहले, विपक्ष की भी तैयारी ठीक चुनावों के घोषणा पत्र बनेगा उस दिन कुछ जो आंकड़े लिख दिए जाएंगे वो सामने आ जाएंगे। सवाल ये राजीव तिवारी जी कि जिस तरह से सरकारें लोगों को सिर्फ चुनाव से पहले और चुनाव की तैयारी के लिए जितने प्रयास करती है, उतने प्रयास अगर 5 साल तक नहीं करती तो सरकार तो नहीं कर रही है, जनता भी उपेंद्र यादव जैसे एक दो लोग अगर आकर खड़े हो जाएंगे उससे क्या होगा? युवा क्यों नहीं सामने आकर अपनी बात को रखता? उसके पास कोई प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं अपनी बात को रख सकता कि मैं पिछले 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से रोजगार की तलाश में हूँ, सरकार ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैंने इतने फॉर्म भरे, इतनी। कहने का मतलब कि कोई एक व्यवस्था डेवलप नहीं कर पाती जब सरकारें, तो लोगों को भी तो रिएक्ट करने की आदत आनी चाहिए। 5 साल बाद सरकार बदल देगी, रिएक्शन है क्या? देखिए, खाली सरकार बदलने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक युवाओं को, अब हमारा देश जो है वो युवाओं का देश कहलाता है कि सबसे ज्यादा विश्व में पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो युवा हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, मतलब आधे से ज्यादा पॉपुलेशन हमारे यहाँ युवाओं की है। तो वो जब तक एक तो सरकार से निराश है, जितने परीक्षाएं होंगी उनकी घोषणाएं होंगी, परीक्षा हो भी गई पेपर लीक नहीं हुआ तो कोर्ट में, तो जो रोजगार है वो उनको मिल नहीं पाता। अब वो बेचारे क्या करें? वो रोजगार कार्यालयों में अपना एनरोलमेंट कराते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर, जैसे अभी उपेंद्र जी कह रहे थे कि इनका कोई कैलेंडर ही तैयार नहीं होता तो उनको सूचना नहीं मिल पाती। और अब जो ये अखबारों में विज्ञापन दिए जा रहे हैं वो सिर्फ आंकड़ों के दिए जा रहे हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप ये देखें कि रोज युवा करें क्या? युवाओं के जितना भी नेतृत्व है वो राजनीतिक दलों में बटा हुआ है। जो आवाज उठाने वाले हैं, वो जो युवाओं का नेतृत्व करने वाले हैं, वो किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और वो अपनी गाइडलाइन के अनुसार विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे। तो उससे जो आम नागरिक है, जो युवा है, जिसको जो पढ़ता है, लिखता है, स्किल्ड अपने आप भी होता है, मतलब कॉलेजेस में होता है, ये स्किल डिपार्टमेंट किसी को स्किल्ड नहीं कर रहे हैं। वो अपने कॉलेजेस में या जहाँ भी वो टेक्निकल शिक्षा लेता है वो सब करता है, तो वो फिर डाइवर्ट हो जाता है प्राइवेट नौकरियों की तरफ। तो प्राइवेट नौकरी में, प्राइवेट सेक्टर में भी आपके यहाँ उद्योग जगत में इतना विकास नहीं हो पा रहा है, बड़े बड़े उद्योग नहीं आ पा रहे। राजस्थान में तो उद्योगों की बड़ी कमी है, क्योंकि और यहाँ का युवा इसीलिए या तो बाहर नोएडा, ये गुड़गांव या ऐसी जगहों पे या महाराष्ट्र में जाके नौकरी करने को मजबूर हो रहा है। अगर उसको यहीं पे ही सारी उद्योग और जैसे MNCs के जो भी हैं वो मिलेंगे, तो रोजगार मिलेंगे, तो वो यहीं राजस्थान में करेगा, राजस्थान में रेवेन्यू बढ़ेगी, सारी चीजें होंगी। और अभी बता रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता कि 8 लाख प्राइवेट नौकरियां हमने उपलब्ध करा दी। तो भाई सरकार ने थोड़ी करा ये उपलब्ध, वो तो 8 लाख कंपनियां आई, उनको जिनको जरूरत थी उन्होंने वहां से कैंपस प्लेसमेंट से उनको सेलेक्ट किया और अपने आप काम दिया। उसमें सरकार का क्या, एक रोजगार मेला ही तो आपने आयोजित किया है, बाकी सारा काम तो उसमें दूसरी सरकार बात की तरफ ये से। भी है राजीव तिवारी जी कि उस रोजगार मेले के द्वारा 8 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया, इसका कोई डाटाबेस, जिस तरह से उपेंद्र यादव बोल रहे थे कि हमें ना तो सरकार वाला डाटा प्रोवाइड है, उसकी शीट कोई डाटा नहीं है, उसका कोई डाटा नहीं है। हाँ, तो ये मतलब ये इसके बारे में आज कम से कम एक चर्चा होनी चाहिए, आज कम से कम एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, आज कम से कम एक ऐसी जगह, सरकार की वेबसाइट, सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट, सरकार की स्किल यूनिवर्सिटी, सरकार का एम्प्लॉयमेंट जो सेक्शन है, वहां पर एक जगह, और जिसके बहुत सारी इस पिछले 4.5 सालों में हमने बहुत सारी बातें सुनी
कि जो बेरोजगार है वो अपना वहां एनरोलमेंट कराएगा, उसको वहां से कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन कुछ भी धरातल पर दिखा नहीं। पौरुष भारद्वाज जी, ये बात सच है देखिए क्योंकि बहुत सारे देखिए मीना प्रयास। जी, जी देखिए ये हमारे एक समाज में जैसे अभी बात हुई अपनी कि है ना युवा रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे, जैसा आपने अभी कहा रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे, ये एक हमारे समाज की एक जिसको थोड़ा सा कहा जाए कि एक ये भी आदत होती है कि जो चीज जिसमें हमें नेगेटिविटी नजर आती है उसके लिए हम जोर जोर से चिल्लाते हैं। जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तो हम उसकी मांग बहुत जोर जोर से करते हैं, परंतु जब हमें उसकी प्राप्ति हो जाती है तो हम उसका धन्यवाद तक नहीं देते। कई ऐसी प्रवृत्ति कई जगह देखी गई है। तो आप जिस बात को कह रहे हैं कि भाई जो चीज हमारे द्वारा नहीं की गई उसके हल्ले दुनिया भर में मचे, परंतु जो चीज हमारे द्वारा कर दी गई तो कम से कम लाभान्वित जो लोग हुए उसका तो आपकी उन्होंने अगर सरकार इस खुद ही कर रही है। रोज उसका तो नहीं बड़े देखिए बड़े देखिए मीना जी रोज मैं का एडवर्टीजमेंट मुझे दे रही है देखिए सरकार। देखिए सर मैं आपसे निवेदन करूं, देखिए मैं इसी चीज को कहना चाह रहा हूं आपसे कि असल में जो कौशल विकास वाली जैसे बात चली तो सर ने कहा तो मैं अपनी बात को एक बार और संशोधन करना चाहूंगा कि जालाना में जो है वो उसका हेड ऑफिस बना हुआ है और ये जो योजनाएं होती है इसके लिए नगर निगम जो होती है वो आवेदन मांगती है निजी शिक्षण संस्थानों से या निजी संस्थाओं से कि भाई हम इस तरह की कौशल विकास की आपको एक है ना योजना देने जा रहे हैं जिसका हम आपको प्रति छात्र इतना खर्चा देंगे जिसमें खाना पीना और उसको ट्रेनिंग देना सब शामिल है। उसके बाद में जो प्राइवेट निजी संस्थाएं होती है वो वहां पे नगर निगम में आवेदन करती है, उसकी जो गवर्निंग एजेंसी होती है वो नगर निगम होती है, फिर वहां से आवेदन लेकर के फिर वो उन संस्थाओं से फिर उनके जो टेंडर होते हैं फिर उनको जो जिसका सबसे कम रेट में आता है उसको अप्रूव करते हैं और फिर वो वहां से छात्रों की सूची उनको जो जालाना में जो हेड ऑफिस है वहां भेजी जाती है। तो मैं इस बात को आपको जानकारी देना चाहूंगा। दूसरी बात देखिए आपने कहा कि डेटा कहां से आए, तो मैं आपको निश्चित तौर पर बात कहना चाहूंगा कि जब हमारे द्वारा निजी रोजगार के मेले आयोजित किए गए तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन हुए स्टूडेंट्स के वो आंकड़ा है हमारे पास में और वहां पे कंपनियों ने जिनको ओके कर दिया जिन बच्चों को कि ठीक है ये हमें ये बच्चा जो है हमारे लिए ठीक है वो ये हमारे कहाँ लिए। देखा तो जा देखिए जब सकता है वो आंकड़ा? पौरुष भारद्वाज जी, कहाँ अवेलेबल है? उपेन भी देख देखिए सके, मीना जी हम भी देख देखिए सके, मीना जी मीडिया भी पा सके कि भाई ये राजस्थान सरकार द्वारा 8 लाख लोगों की सूची है जिन्हें प्राइवेट जॉब रोजगार मेले के तहत प्रोवाइड कराए गए। कहीं 8 लाख मीना लोगों जी की सूची। मीना जी देखिए मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि किसी चीज की जानकारी सब चीजों की जानकारी सबको हो ऐसा आवश्यक नहीं है, आप लोगों को भी सब चीजों की जानकारी हो ये भी आवश्यक नहीं है। और हमें जो है मुझे अगर इस चीज का पता होता कि यहाँ पे इस तरीके के सवाल किए जाएंगे, मेरी हर डिबेट में रहता है मेरा, मैं पूरी तैयारी के साथ आता हूँ क्योंकि मैं इन दिनों चुनावी व्यस्तता है इसलिए मुझे आपके यहाँ से फोन आया और मैं तुरंत आके बैठा, मैं निश्चित तौर पर लेके आता ये चीजें। और अगली डिबेट के लिए आप मुझसे मतलब ये मेरा आपसे वादा है कि अपन जब अगली डिबेट बैठेंगे और इसके अलावा भी किसी दूसरे टॉपिक होगी तो आप मुझसे मांगिएगा, मैं आपको उसकी साइट का लिंक भी दूंगा या उसका जो रिलेवेंट लिंक होगा वो मैं आपको दूंगा। जी जी, हमें देने की बजाय अगर आप जनता को, युवाओं को, जैसे मुख्यमंत्री बहुत सारे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर जानकारी देते हैं, आप पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर बहुत सारी जानकारी देते हैं, वहां आप लिख सकते हैं कि ये जी 8 बिल्कुल। लाख लोगों की सूची जिनको हमने रोजगार पिछले 5 साल में प्रोवाइड कराया है, आप इसे यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर नाम, नंबर, एड्रेस सब अवेलेबल है जिन लोगों जो लाभार्थी हैं, क्योंकि आप तो लाभार्थियों के लगातार सम्मेलन कर रहे हैं, तो आपके लिए एक आइडिया भी जी है कि एम्प्लॉयमेंट जिनको जी दिया है जी उन लाभार्थियों के साथ भी सम्मेलन करिए और उसकी सूची भी लगा दीजिए ताकि कोई सवाल ही जी नहीं बिल्कुल। करेगा। लेकिन जी सवाल ये था मेरा कृष्ण कुमार जी से, जिसका जवाब उनके पास भी नहीं है। मुद्दा ये है कि 8 लाख, 4 लाख, 5 लाख राजस्थान की जो आबादी है उसके लिहाज से जो रोड मैप बनना चाहिए चुनाव से पहले या चुनाव के बाद किसी सरकार के द्वारा, वेद माथुर साहब, उस रोड मैप को बनाते हुए एम्प्लॉयमेंट के लिए जो रोड मैप बनाया जाए उसको बनाते समय किन किन लोगों को उसमें शामिल किया जाए ताकि प्रदेश के हर संभाग, हर जिले की जरूरत, वहां की आबादी, वहां के युवाओं की संख्या, उन युवाओं की प्राथमिकता, इस सब को समझते हुए एक अच्छा जो है एम्प्लॉयमेंट प्लान तैयार हो सके। हालांकि ये बातें जहां हम कर रहे हैं ये सरकार एग्जीक्यूट करने के लिए इसको बाकायदा, क्योंकि इस बार भी बनाए गए थे, ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एडवाइजर्स बनाए थे। क्या किया उन एडवाइजर्स ने पिछले 4.5 सालों में? उनकी क्या भूमिका रही? ये अगर सिर्फ ये पता चल जाए, अगर आरटीआई से ये सूचना मांग ले कि मुख्यमंत्री ने जो एडवाइजर्स रखे थे उन्होंने क्या काम किया, तो मेरे ख्याल से जस्टिफाई हो जाता वेद माथुर साहब अगर वो लोग ये काम भी कर देते।
मीना जी, आपका सवाल है कि सरकारी विभाग क्या करते हैं। तो देखिए, हर जिले के अंदर, हर बड़े जो भी जिला मुख्यालय है, वहाँ पे एक जिला रोजगार कार्यालय, वो जिसको है, वो एम्प्लॉयमेंट है, वो एक्सचेंज भी सालों से कहते हैं, है, वो सालों से है, ऐसे जिला लेकिन वो उद्योग केंद्र है। लेकिन हाँ, वो उसी पे आ रहा हूँ मीना जी, आपके सवाल पे। लेकिन वो वास्तव में खाना पूर्ति के सिवाय कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात एक और इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊंगा कि मैं कुछ समय राजस्थान के दूर सुदूर के गांव सब में रहा हूँ। हालांकि ये बात पुरानी है, 30 साल पुरानी बात होगी लगभग। तो उस गांव में हर तरह का विभाग था। कई ऐसे विभाग थे जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, जैसे कि इस विभाग का नाम है टिड्डी दल नियंत्रण विभाग, आयुर्वेद विभाग, होम्योपैथ विभाग, सहकारिता विभाग, भेड़ और ऊन विभाग, पता नहीं क्या क्या थे। तो वहां क्या है, सारा सरकारी अमला सुबह उठता था, सो के 9 बजे खाना बना के नाश्ता करके सो जाता था। फिर वो लंच में उठते थे, खाना बनाते, खाते, सो जाते। फिर वो शाम को खाना बनाते और खाते और सो जाते। ये होता था जैसलमेर के उस गांव में सब में 30 साल पहले। तो वो शहरों में भी कमोबेश यही स्थिति है। आप मुझे बताइए, कौन से शहर के अंदर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज काम कर रहा है, जिला उद्योग केंद्र सक्रिय होकर कार्य कर रहा है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि हर सरकार को चाहिए कि वो समाज के अंदर किस तरह के रोजगार की जरूरत है, किस तरह का वैक्यूम है प्राइवेट सेक्टर में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में, उसका सर्वे करे और अकॉर्डिंगली स्किल डेवलपमेंट करे। आज जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन स्किल्ड आदमियों को भर्ती करना चाहता है तो मिलते नहीं है। एक बात और मैं आपको बताऊं कि हमने मीना जी बैंक में रहते हुए एक प्रयास किया कि हमने कुछ फार्मर्स ट्रेनिंग कॉलेज खोले। जैसे राजस्थान की बात आप लें तो झालरापाटन और बहरोड के अंदर हमने 2 फार्मर्स ट्रेनिंग कॉलेज खोले। तो उसमें हमने 3 चैनल शुरू किए। एक में हम किसानों को उन्नत कृषि सिखाते थे, दूसरे में हम युवाओं को कंप्यूटर आदि सिखाते थे, तीसरे में हम महिलाओं को उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सिलाई, कढ़ाई, अचार बनाना ये सब बताते थे। तो आप वहां जाके देखेंगे बहरोड में या झालरापाटन में, तो आपको वहां नजर आएगा कि रोजगार किस तरह स्किल डेवलपमेंट हो रहा है और किस तरह उनको रोजगार मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की योजनाओं पे काम होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जो इससे डायरेक्ट आपकी डिबेट से संबंधित नहीं है, लेकिन वो महत्वपूर्ण है। वो ये है कि जो सरकारी महकमे हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें एक बार नौकरी में आने के बाद आदमी काम नहीं करता। नतीजा ये होता है कि सरकारी स्कूल का कोई भी मास्टर शायद ही ऐसा होगा जिसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते हों। तो क्या है, जो सरकारी स्कूलें आपने खोल रखी हैं, यदि इनकी गुणवत्ता में सुधार हो जाए, बच्चों की संख्या दुगनी हो जाए, तो जो आपने 1 लाख टीचर आपको चाहिए मान लीजिए, तो 2 लाख की जरूरत होगी। तो जो मौजूदा सरकारी तंत्र है और अमला है, वो ऐसा काम कर ही नहीं रहा है कि उनके बच्चों को या नई जनरेशन को और ज्यादा रोजगार की संभावनाएं सरकारी क्षेत्र में आए। एक बात और जो भाई उपेंद्र जी ने उठाई कि डिले हो रहा है, देर हो रहा है भर्तियों में, देखिए उसका रीजन क्या है कि जो ब्यूरोक्रेसी हमारी, वो जान के उसको डिले करती है। उसको ये बात अच्छी तरह पता है कि सरकार जितने घोषणाएं कर रही है, जितने कर्मचारी भर्ती कर रही है और अनप्रोडक्टिव, अनुत्पादक कामों पे खर्च कर रही है, उसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। तो वो जितना डिले करेंगे उतना फायदा होगा। मान लीजिए 50,000 शिक्षकों की भर्ती में 2 महीने का डिले हो गया, तो ब्यूरोक्रेसी को अच्छी तरह पता है कि 2 महीने का वेतन बच जाएगा। यदि ब्यूरोक्रेसी तत्पर होके 4 साल पहले एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर देती तो अब तक सरकार दिवालिया हो जाती। इसलिए वो नहीं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी बड़ी समझदार है। ब्यूरोक्रेसी की भी अपनी सीमाएं हैं। ब्यूरोक्रेसी में जो अच्छे ऑफिसर कुछ इस तरह का प्रयास करते हैं, वो अगर गुड बुक में नहीं है तो उनका सारा बना बनाया ड्राफ्ट है, चाहे वो रद्दी में पड़ा रहता है, फाइल में दबा रहता है। तो ब्यूरोक्रेसी भी कितने कितने एफिशिएंट ऑफिसर काम करते हैं। सवाल तो ये, आज राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की बात कर लें, चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की बात करें, एफिशिएंट ऑफिसर्स, एक्टिव ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स कितने हैं? सवाल ये है। राजीव तिवारी जी, ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स काम करने वाले इस देश में है नहीं। बड़े युवा प्रतिभावान और आईआईटीएंस आ रहे हैं, अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, बड़ी पब्लिसिटी मिलती है कि भाई ये ऑफिसर जो है वो नया कोई क्रांति लेके आने वाला है, और फिर थोड़े दिन बाद में दिखते कहीं कोई चर्चा ही नहीं होती है, उन्हें डंप में डाल दिया जाता है। सरकारों को सूट नहीं करता है, राजनीतिज्ञों को सूट नहीं करता है कि कोई
विकास की बात करें, एक जो आपने पिछली बहस में, इससे पहले जब हम वेद माथुर जी जुड़े थे तो आपने कहा था कि वो एक राजनेता ने कहा कि मैं ट्रेन इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि आपकी लड़की भाग जाती। राजीव तिवारी जी, राजनीति की जो ये प्रवृत्ति है, राजनीति की जो ये गति है, वो तो राजनेता बनाए रखना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि इस देश का युवा जिसके हाथ में मोबाइल आ चुका है, जिसके हाथ में इंटरनेट है, जो आज दुनिया में क्या कुछ हो रहा है इसे देख पा रहा है, क्या ये समय नहीं आ गया कि वो युवा रिएक्ट करे कि भाई मैंने 4 बार, 10 बार, 25 बार एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाके रजिस्ट्रेशन कराया, मुझे कुछ नहीं मिला। मैं 10 चक्कर लगा के आया, 5 कंपनीज में जाने की कोशिश की, मुझे कोई मदद नहीं मिली। वो खुलकर सामने आए। जब तक युवा खुलकर सामने नहीं आएगा, दब के रहेगा, क्योंकि आपने एक बहुत जरूरी बात, अहम बात कही कि जो ये यूथ लीडर्स है, चाहे उपेंद्र यादव, उनकी भाषा से समझा जा सकता था कि अब कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से टिकट लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो राजीव तिवारी जी, ऐसे में युवा इन दोनों जो एनएसयूआई है या जो भी राजनीतिक दल की युवा ब्रिगेड है, उससे इतर, उससे अलग अपनी आइडेंटिटी एज ए युवा सामने रखे और तब वो लहर बनाने में अपनी जिम्मेदारी, कभी राजस्थान में बहुत, मैं ये बात वो कर रही हूँ जो आज तो कम से कम मुमकिन नहीं है। हमारा युवा हमारे राजनीति में न सक्रिय है और न ही वो सोचता है कि उसकी इतनी बड़ी ताकत है। लेकिन क्या समय नहीं आ गया है कि हमें युवाओं को उस तरह से तैयार करना चाहिए, राजीव तिवारी जी? बिल्कुल, जब तक युवा आगे नहीं आएंगे, ये राजनीतिक का जो पूरा झमेला है, जो पूरे मकड़ जाल है, ये नहीं टूटेगा। और जब तक ये पूरा मकड़ जाल इनका नहीं टूटेगा, तब तक देश वो इच्छित व्यवसाय या विकास की ओर नहीं बढ़ पाएगा। तो युवाओं का तो आगे आना बहुत जरूरी है। आपने देखा भी होगा, जितने भी हमारे बड़े मीडिया वाले हैं, ये हैं, वो सब अपने जितने भी नोट होते हैं उसमें हरदम यही कहते हैं कि अब युवाओं को आगे आना चाहिए। तो युवा एक तो हमारे सामाजिक बंधन, हमारा जो सोशल पूरा स्ट्रक्चर है, सामाजिक जो ताना बाना है, उसमें इतना माता पिता ही बच्चे को इतना, अरे तू कहाँ आंदोलन में जा रहा है, मत जा, घर में बैठ, अपने को मिल जाएगी नौकरी, पढ़ो, नहीं तो कुछ रोजगार कर लेना। तो वो चीजें भी धीरे धीरे जब युवाओं में ये लगेगा कि हमारे लिए तो ये सरकारें कुछ भी नहीं कर रही हैं, तो और जिस तरीके से वो अब पूरे विश्व से इस मोबाइल और इंटरनेट की जगह के जरिए जुड़ गए हैं, तो अब धीरे धीरे उनमें भी ये एक जागरूकता आएगी। और निश्चित रूप से आप देखिए, नहीं तो इस चुनाव में तो मैं नहीं सोचता कि इतना कोई असर पड़ेगा, लेकिन आगामी 10-15 साल के अंदर अब युवा ही इस पूरे सिस्टम को चेंज करने की ठान लेंगे और ऐसा करके रहेंगे। तो और वो तभी सबसे बड़ी मुमकिन होगा चीज जब हम इस तरह की चर्चाएं, इस तरह की बहस बिल्कुल लगातार करेंगे। ये मुमकिन तब उसको होगा जब तक जब हम युवाओं मोटिवेट को, नहीं करेंगे युवाओं को, तब तक जी, वो आगे आकर इस पूरे सिस्टम से लड़ने के लिए वो आगे नहीं आ पाएंगे। तो तभी पौरुष आएंगे वो आगे भारद्वाज जी, जब उन पौरुष भारद्वाज जी भी काफी युवा हैं राजनीति में, उनकी जगह वो कितनी पाते हैं पार्टी में, उनके जैसे लोगों को कितना मौका, अवसर मिलता है? पौरुष भारद्वाज जी, थोड़ा सा पार्टी के दबाव से खुलकर अगर बात करें कि युवाओं की स्थिति राजनीतिक दलों में जो है वो भी ठीक करने की जरूरत है। आप मानते हैं, आप देखते हैं अपने आसपास? मैडम, मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले, हमारा कार्यक्रम जिस विषय पे आधारित है और जैसा कि अभी पहले बातचीत हुई, मैं आपके प्रश्न का एक जवाब देना चाहूंगा। आपने मुझसे पूछा था कि ऐसी कोई साइट उपलब्ध है कि जहां पर ये आंकड़े मिल सके, तो मैं भी बैठा बैठा मैं ढूंढ रहा था इसको दूसरे फोन पे। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आपके जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी कहना चाहूंगा कि rajkaushal.rajasthan.gov.in, इस पे आप जाइए। तो इस पे जो हमारी सरकार के द्वारा जो कौशल विकास की दिशा में जो कार्य किए जा रहे हैं और जो जो सेंटर चलाए जा रहे हैं, उसकी भी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है। और देखिए, यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज दोनों के डेटाज उपलब्ध हैं। इस पे ये लगातार नीचे से चल रहा है कि फलानी कंपनी में इतने आवेदन, इतनी आवश्यकता है, आवेदन करें।
लगातार कंपनीज के साइट पे चल रहे हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, और जो इस साइट पे जाकर के जो युवा जो अपने आप को किसी भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल पाते हैं, तो वो जाकर के यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसी साइट के द्वारा मेरे द्वारा जो आपको आग्रह दिया गया कि हमारे द्वारा ये सब जानकारी आपने दी, बहुत अच्छी बात है परुष जी, जानना ये चाहते जो हैं 8 लाख रोजगार की जो मैंने बात कही थी आपसे, वो मैंने इसी साइट के आधार पे कही थी, परंतु उस समय मुझे ध्यान नहीं था कौन सी साइट है। मैंने अभी देखी, क्योंकि मेरी आदत है मैं कभी भी हवा में बात नहीं करता, मैं हमेशा तथ्यों के साथ बात करता हूँ, निजी जीवन में भी और टेलीविजन पे भी। तो उस समय चूंकि मैं जल्दी से अचानक आपके प्रोग्राम में आया। मीना जी, मेरा भारद्वाज जी से एक सवाल है कि उन्होंने बताया कि इस तरह की वेबसाइट है कि हम ग्राउंड जीरो पे न्यूज 24 के कैमरे के साथ जाएं और कुछ जगह लोगों का, युवाओं का मजमा लगा के उनसे पूछें, तो उसके लिए भारद्वाज जी तैयार है क्या? पहली बात। दूसरी बात, यदि इस बात को लेके इस बात को लेके हम चुनाव में जाएं कि भैया कांग्रेस ने अद्भुत कार्य किया है युवाओं को रोजगार देने के लिए, इस पॉइंट पे चुनाव लड़ा जाए, इस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाए, तो क्या भारद्वाज जी इसके लिए तैयार है? क्या कांग्रेस इस एक मुद्दे पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? देखिए माथुर साहब, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि यदि हमें किसी चीज की जानकारी नहीं है, तो इसलिए कोई घटना, उसको हम मान के चले घटना घटी नहीं, तो ऐसा नहीं होता। जानकारी जिनको होनी चाहिए, अगर उनको जानकारी नहीं है, तो निश्चित तौर पे कुछ कमी हमारी भी रही होगी कि हम लोग वहां तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पाए, परंतु हमने कुछ किया ही नहीं इस दिशा में। तो ऐसा जो हमारे ऊपर सवाल लगाया जाना, ये अनुचित है बिल्कुल। आपके द्वारा जो मेरे से किसी ने नहीं बोला, परुष भारद्वाज जी, किसी ने नहीं और आप जो बात कह रहे हैं, आप जो मुझे बात कह रहे हैं कि युवाओं के बीच में जाकर के जाके पूछा जाए, निश्चित तौर पे इस साइट को हम लेके चलेंगे। इस साइट पे सारे आंकड़े मौजूद हैं कि हमने कितने लोगों ने रोजगार के लिए अप्लाई किया, कितनी कंपनियों ने इस साइट पे रोजगार डाले, और कितने लोगों के रोजगार के आवेदन अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, और कितनों के निस्तारित कर दिए गए। बिल्कुल निश्चित तौर पे हम सब चीज लेके चलेंगे युवाओं के बीच में, और जिनको मिले रोजगार और देखिए मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपसे कि रोजगार और विकास, ये दो चीज ऐसी होती है कि ये चीज कभी हमें सोचे कि इनके आगे हम शून्य लगा दें कि विकास को हमने कंप्लीट कर दिया, अब हमें विकास की आवश्यकता नहीं है, या फिर हमने रोजगार कंप्लीट दे दिए, अब हमारे यहाँ कोई बेरोजगार नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि ऐसी स्थिति आने वाले 100 साल में भी आएगी। विकास और रोजगार एक निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है कि रोजगार के अवसर सृजित भी होंगे, रोजगार की मांग भी बढ़ेगी, और विकास भी, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो नए नए तरीके से विकास की भी मांग होगी। तो देखिए इस दिशा में जो सरकार के द्वारा अपनी क्षमताओं से आगे बढ़ के किया गया। और देखिए जैसा कि उपेंद्र जी ने कहा और मैडम ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो कांग्रेस में जाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, ऐसी बात नहीं है। वो कांग्रेस में आएंगे, बीजेपी में आएंगे, राजनीति नहीं करेंगे, उनका निजी विषय है। अभी तक मैं कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते इस बात को कह सकता हूं कि उपेंद्र जी की इस बात का स्वागत करूंगा कि उन्होंने इस बात को स्वीकार करी कि 1,65,000 जो रोजगार जो पहले हमारे भाजपा वाले जो कह रहे थे साहब, इन्होंने तो कुछ ही नहीं किया, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार करी, मेरी इस बात को स्वीकार करी। इसके लिए उपेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 1,65,000 सरकारी नौकरियां हमारे द्वारा दी गई और 1 लाख नौकरियां हमारे द्वारा प्रक्रियाधीन है। परंतु भारतीय जनता पार्टी वालों से मैं कहना चाहूंगा कि आपके मंत्री भूपेंद्र यादव जी का बयान था थोड़े दिन पहले कि हमारी सेंट्रल में तो कुल मिला के 1.25 करोड़ रोजगार भी हम नहीं दे पाए 9 साल के अंदर। आपके पास कोई जवाब है? आपके पास जवाब नहीं है इस बात का। और देखिए भूपेंद्र जी ने एक बात और कही, उन्होंने जो ये बात और कही कि है ना, उन्होंने की है ना, राजस्थान की स्थिति रोजगार के मामले में पूरे देश के अन्य राज्यों से बेटर है, और अन्य राज्यों में भाजपा शासित राज्य भी आते हैं और केंद्र भी आता है। तो आपको इस बात को लेकर हमारे को अप्रिशिएट करना चाहिए, हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, और भविष्य के लिए हमें सुझाव देना चाहिए कि आपने ये किया है, बहुत अच्छा कार्य किया कि आप अन्य राज्यों की तुलना में आप रोजगार की दिशा में आगे हैं, परंतु आपको ये काम और किया जाना चाहिए। तो इस चीज का सुझाव का स्वागत है। मैं चलते बात कहूँ, भारद्वाज जी से एक बात कहना चाहूंगा। राजस्थान की, लेकिन राजीव तिवारी जी कुछ कह रहे थे। राजीव जी, मैं सिर्फ इतना सा भारद्वाज जी से पूछना चाहता हूं कि जब कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार अभी अपने तीसरे कार्यकाल में अभी आई, उस समय कितने बेरोजगार राजस्थान में थे और आज की तारीख में कितने बेरोजगार हैं? ये देखिए क्या आप उपलब्ध करा सकते हैं? एकदम बेसिक है ये। देखिए मैं आपसे देखिए, मैं राजस्थान की बात नहीं करके मैं अगर देश की बात करूं आपसे, तो देखिए निश्चित तौर पे देश की बेरोजगारी नहीं, राजस्थान, देखिए मैं बिल्कुल मैं आपको उसी बात कर, क्योंकि देखिए हम लोग सब कनेक्ट है। हम परुष भारद्वाज जी, समय नहीं है आपके पास, राजीव तिवारी जी के सवाल का जवाब है या नहीं, हाँ या ना? मीना जी, मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। मीना जी, एक महत्वपूर्ण बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि भारद्वाज जी एक बार गुजरात जाएं और वहां घूमें और देखें
और राजस्थान के दूसरे हिस्सों में हमारे साथ चलें और देखें तो उनको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। दूसरा मेरा सवाल है या एक जानकारी है कि आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाएं, आपको हर जगह राजस्थान का आदमी रोजगार की तलाश में काम करता हुआ मिल जाएगा, लेकिन आपको कितने गुजराती ऐसे हैं जो रोजगार की तलाश में राजस्थान, बिहार या उत्तर प्रदेश में घूम रहे होंगे? जो गुजराती पहले आकर बस गए 40 साल 50 साल पहले, उनकी बात छोड़ दे, लेकिन पिछले 10-20 सालों में जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में कितने नए गुजराती आए देखें, तो अपने आप वो आंकड़ा उनको बता देगा कि यहाँ रोजगार की क्या संभावनाएं हैं और गुजरात में क्या संभावनाएं हैं। जी, पौरुष भारद्वाज जी, अपने देखिए कार्यक्रम में बच्चों के गुजरात साथ एक और आइएगा। गुजरात एक आप छोटा सा राज्य है। अच्छे राजस्थान जो लेखक है, हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन अगर आपके पास राजीव जी का और वेद माथुर जी के सवाल का जवाब नहीं है तो हम और समय अभी आपको नहीं दे सकते, क्योंकि समय की सीमा है। 1 घंटे हो गया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम कोशिश करते हैं न्यूज़ 24 पर राजस्थान की जनता, आम आवाम, युवा, महिलाओं को जागरूक करने का, उनको ये बताने का कि उनको जो सरकार चुनने का मौका, अधिकार संविधान ने दिया है, उसे कैसे उसका सदुपयोग करें और आने वाले चुनावों में किसको वोट दें, ये खुद चुने, और वो भी योग्यता के आधार पर, वो भी इस आधार पर कि उससे आपकी सरकार जो आपसे वादे कर रही है उस पर कितना खरा उतर रही है। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।